तो मनोज, तू जहाँ भी रहे खुश रहे और सबके दिलों में रहे। हेलो गाइस, नमस्कार। मैं सावित्री बंगारी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है पहाड़ी फैमिली इन देहरादून। तो गाइस, आज ये मेरा व्लॉग नहीं है, एक मेरे दिल का दर्द है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। कुछ कुछ दर्द ऐसे होते हैं कि वो दिल के उस जगह पे रहते हैं कि जो हर सुबह, हर शाम, हर घड़ी आपको किसी की याद दिलाते हैं। तो आज ऐसा ही मेरी लाइफ में भी है। और जैसे कि आप सबको पता है कि आज है फ्रेंडशिप डे, मित्रता दिवस, दोस्ती दिवस। तो ये दिन मेरी लाइफ में भी बहुत स्पेशल था। कभी आज भी है, लेकिन आज केवल यादें हैं, यादों में है। और इस दिन को मैं कभी अपने दोस्त, अपने फ्रेंड, अपने सबसे अच्छे मित्र मनोज के साथ शेयर करती थी। मतलब कि मेरी लाइफ में जो मेरा सबसे अच्छा दोस्त रहा है अभी भी है, वो है मनोज। तो आज मनोज को याद कर रही हूँ, तो आप लोगों के साथ भी इस दिन को थोड़ा सा बांटना चाहूँगी। और वो दर्द क्या है कि तो गाइज, मैं चलती हूँ अपनी लाइफ की उस सीढ़ी में जब मनोज से मेरी मुलाकात हुई थी। वो पहला दिन जब हम दोनों मिले थे, तो फ्रेंड वो शायद 2011 या 12 की बात होगी। मैं स्कूल में थी, रेनबो पब्लिक स्कूल। जैसे आप लोगों को पता है कि मैं वहाँ पे काम कर चुकी हूँ शायद 8-9 साल। तो 2011 या 12 में आ, सुबह 7 बजे की बात है, जब मैं अपने ऑफिस में गई। तो मेरे साथ मेरे दूसरे कलीग्स मेरे साथ जो रहते थे, चमोली सर, तो उनसे मैंने काफ़ी टाइम ये बात शेयर की थी कि सर, मुझे एक ट्यूटर की ज़रूरत है अपने बच्चों के लिए, मेरे तीनों बच्चों शालिनी, आदित्य और नुपुर के लिए। तो मैं कई बार सर से ये बात करती थी। तो एक दिन सुबह सर ने बोला कि मैडम, मैंने सुना है कि स्कूल में एक बहुत अच्छा लड़का आ रखा है, तो क्या मैं आपसे उसको मिलाऊं? आप जैसे कि ट्यूटर ढूंढ रहे हैं। तो मैंने कहा सर बिल्कुल, आप बुलाओ। जबकि मैं उससे पहले मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई थी, मनोज से। तो ठीक मतलब 5 या 10 मिनट बाद एक लड़का मेरे पास आता है ऑफिस में, एक मासूम सा चेहरा, एक सुंदर सा चेहरा। और बैठते हैं हम दोनों। तो वो अपने बारे में बताता है कि मैडम, मेरा नाम मनोज है, मैं मनोज कंडियाल हूँ और मेरा बगल में ही घर बन रखा है। और अभी कुछ दिन पहले ही मैं स्कूल में आया हूँ। तो बैठे हम दोनों, तो मैंने उसको वही बात बताई। मैंने कहा सर, मेरे को मेरे बच्चों के लिए ट्यूटर की ज़रूरत है, और ऐसे ट्यूटर की ज़रूरत है कि जो मेरे घर में आ सके, क्योंकि 3 बच्चे हैं और वो कहाँ मतलब बाहर जाएंगे। और दूसरा क्या है कि मैं उनको छोड़ने नहीं जा सकती हूँ, मतलब जो भी था। तो उसने कहा कि ठीक है मैम, मैं आज शाम से, आप मुझे बता दीजिएगा, आप अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए, मैं जब आऊँगा तो मैं आपको कॉल कर लूँगा। तो अ, मैंने उसको नंबर दिया। शाम को उसका कॉल आता है कि मैडम कहाँ आना है। तो मैंने घर का पता बताया। तो वो पहला दिन था हमारी मुलाकात का, वो पहला दिन था। और फिर धीरे धीरे वो मेरे फैमिली का मेंबर बन गया। मतलब वो बच्चों को पढ़ाने आता था। उसका उसका भोलापन, उसकी मतलब कि एक एक बहुत अच्छा इंसान जो होता है, वो था मनोज। और हमेशा उसने शालिनी, नुपुर, आदित्य को इस हिसाब से ट्रीट किया कि अपने छोटे भाई बहनों की तरह। बिल्कुल मतलब कि वो उनको ऐसा समझता था, शालिनी, नुपुर को खासकर, क्योंकि आदित्य तो उस टाइम काफ़ी छोटा था। तो स्कूल में भी धीरे धीरे मनोज ने सबके दिल में अपनी एक ऐसी जगह बना दी। एक मैं ही नहीं, स्कूल का हर स्टाफ, चाहे वो हमारे प्रिंसिपल मैम हो, चाहे स्टाफ में टीचर हो, चाहे हमारी दीदी लोग हो, चाहे स्कूल का एक एक बच्चा हो, मतलब कि जिसके मुंह में नाम उसका
उसके मुंह में मनोज का नाम, जो भी मतलब मनोज मनोज मनोज। तो मेरा तो बहुत अच्छा दोस्त मनोज था, बहुत अच्छा मतलब हम दोनों की बॉन्डिंग थी। मनोज मेरे से काफ़ी छोटा था, मतलब मैं उसको अपने छोटे भाई के रूप में या अपने बच्चे के रूप में हमेशा देखती थी। तो कुछ टाइम बाद जब शालिनी का 10th क्लास या 9th क्लास उसका स्टार्ट हुआ, तो फिर मतलब मेरे पास उस समय केवल एक कमरा किचन था। तो मैंने मनोज को बताया, मैंने कहा मनोज मुझे 2 रूम की ज़रूरत पड़ रही है, मेरे लिए कहीं तू कमरा ढूंढ, मकान ढूंढ। तो सडनली उसके घर के बगल पे ही मेरी फ्रेंड का ही मकान बन रहा था, तो उसने बोला कि मैम वहाँ पे बन रहा है मकान और पूरा सेट है, आप अगर चाहते हैं तो वहाँ पे देख लीजिए। फिर उसके बाद फिर मैंने अपनी फ्रेंड को बताया, मैंने कहा मधु मुझे कमरे की ज़रूरत है। तो उसने कहा कि तू वहाँ चली जा। तो वहाँ पे मतलब मुझे 2 रूम सेट की ज़रूरत इसलिए पड़ रही थी कि शालिनी की बड़ी क्लास हो गई थी, तो उसको एक कमरा चाहिए थे जिसमें वो अपनी पढ़ाई करे। तो हम वहाँ पे शिफ्ट हो गए मनोज के घर के बगल में, और वहाँ पे फिर फैमिली से, मनोज की फैमिली से बिल्कुल मतलब वो रिश्ता हमारा बन गया जो एक परिवार का रिश्ता होता है। मतलब कि हम और वो हमेशा खाना पीना उठना बैठना सब मतलब बहुत अच्छे से चल रहा था। और हमेशा मनोज का मतलब कि शालिनी नुपुर को बिल्कुल उस हिसाब से ट्रीट करना कि अ, क्या तुम्हें लाइफ में करना है, उनकी हर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना। स्कूल में भी उनको वो पढ़ाता था। शालिनी के क्लास टीचर भी मनोज सर ही थे, लेकिन मेरे लिए तो बिल्कुल मेरा छोटा भाई था, मतलब मेरा फ्रेंड था बहुत, जिसको कहते हैं कि बहुत अच्छा फ्रेंड, बहुत अच्छा फ्रेंड। तो गाइज बस लाइफ में यही सब कुछ चल रहा था, और उसके बाद फिर मेरा देहरादून में मकान बना और हम लोग 2018 में यहाँ शिफ्ट हो गए। लेकिन उसके बाद भी हमारी दोस्ती में कोई कमी नहीं थी। आ, एक जो होता है सबसे बड़ा रिश्ता होता है फ्रेंड, दिल का, वो रिश्ता हमारा बराबर चलता रहा। कुछ टाइम बाद, मतलब कुछ टाइम नहीं कह सकती मैं, 2018 में ही हम यहाँ शिफ्ट हुए मार्च में, और 2018 में ही जुलाई में मनोज की थोड़ी तबीयत खराब हो गई। उसकी तबीयत खराब हुई, उसे एम्स लाया गया। तो वहाँ पे मैं भी गई। हमारी फ्रेंडशिप ऐसी थी कि उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी उस समय। तो जब सेकंड डे मैं उससे मिलने के लिए गई, तो उसको जैसे उसने मुझे देखा तो पहले शब्द उसके यही थे कि मैम मुझे बार बार इस चीज़ का एहसास हो रहा था कि क्या आपको पता होगा कि मेरी तबीयत खराब है और क्या आप मुझे मिलने आ रही होंगी। तो मैं उससे मतलब बहुत रफली बात करती थी, तू बोलती थी, भाई था वो छोटा मेरा, तो उसको मैं तू रे ही से बात करती थी। मैंने कहा तू बेवकूफ़ है क्या, मैंने कहा मैं कैसे नहीं आती भाई। तो गाइज वहाँ पे एक दो टेस्ट हुए, फिर ये हुआ कि उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर उसको CMI में लाए, तो वहाँ पे उसका ऑपरेशन हुआ। तो बराबर मैं उससे मिलने जाती थी। जिस दिन उसका ऑपरेशन होना था उसके पहले दिन, मतलब मैं हमेशा मिलती थी उससे, हमेशा जाते थे, हम सभी जाते थे, क्योंकि वो केवल मेरा ही फ्रेंड नहीं, मेरी पूरी फैमिली का ही फ्रेंड था। बंगाली जी से उसकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, और बच्चों का तो वो सबसे प्यारा, चाहे आप बड़ा भाई कहें, चाहे एक बहुत अच्छा टीचर कहें, वो था। तो जिस दिन उसका मतलब ऑपरेशन, उसका सेकंड डे था, तो उसका जब हम बैठे तो उसकी वर्डिंग मुझे बार बार याद आती है कि मैडम आप कल आएंगी ना, जिस दिन मेरा ऑपरेशन है। मैंने कहा यार तू कैसी बात कर रहा है, बिल्कुल आऊँगी मैं। कि सेकंड डे उसका ऑपरेशन हुआ, और उसके बाद 2-3 दिन वो हॉस्पिटल रहा। बराबर हम मतलब कि हर दिन हम मिलते थे, बैठते थे। तो उस समय डॉक्टर्स ने बोला कि इसका एक टेस्ट होना है और वो टेस्ट बाहर जाएगा। अगर वो टेस्ट नॉर्मल निकला तो ये फिर अपने घर यानी चौरास जाएगा, महीने 2 महीने में आएगा दवाई वगैरह लेने के लिए। लेकिन अगर उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आई तो उसको यहीं रुकना पड़ेगा। तो गाइज हुआ ये कि उस टेस्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, और फिर वो उसको देहरादून में ही रुकना पड़ा, जबकि उसके यहाँ पे बहुत सारे रिलेटिव हैं,
अभी भी हैं, तब भी थे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि उसके तो जहाँ वो जाता था उसके तो दोस्त बन जाते थे, तो बहुत सारे उसके दोस्त भी यहाँ पे थे। लेकिन जब उसको रुकना था तो उसने इस घर को चूज किया, क्योंकि इस घर से उसका अलग ही लगाव था। तो भाई साहब का फ़ोन आता है जिस दिन उन्हें घर जाना था। नहीं, मैंने कॉल किया, मैंने कहा भाई साहब क्या बताया डॉक्टर्स ने, मतलब आप लोग घर जा रहे हैं या यहाँ रुकने का है? तो भाई साहब ने बताया कि मैडम यहीं रुकने का है। इट मीन्स कि थोड़ा सा अभी टेस्ट होने के लिए उसकी प्रॉब्लम जाएगी, जो उसके थोड़ा सा जो सिस्ट निकला था, जो प्रॉब्लम निकली थी ब्रेन में। तो मैंने कहा भाई साहब रुकने का क्या हो रहा है, क्योंकि मैं सीधे ये नहीं कह सकती थी कि यहाँ आओ, क्योंकि ये सोचना पड़ता था कि मनोज को कहाँ पे कंफर्ट है, कहाँ पे वो सही अपने आप को मानता है। तो भाई साहब का फ़ोन आया कि मैडम वो आपके घर आने के लिए कह रहा है। तो मैंने कहा भाई साहब इसमें बोलने की और सोचने की कोई बात ही नहीं है, आप लोग आओ। तो उस समय शायद 20 या 21 दिन मनोज यहाँ रुका था, इसी घर में रुका था। यही कमरा मैंने उसको दिया था, मनोज, हेमा जो उसकी वाइफ हैं। तो 20-21 दिन भाई साहब भी, मनोज भी, हेमा यहाँ पे रुके थे। तो वो टाइम भी हमने बहुत अच्छे से मतलब यहाँ पे बिताया, बैठते थे, उठते थे। अ, बहुत अच्छा खाना-पीना, हँसना-खेलना सब कुछ होता था, क्योंकि मनोज तो एक बहुत ज़िंदा दिल इंसान था। मतलब इतनी प्रॉब्लम के बाद भी उसके दिल में, उसके मन में मैंने कभी कोई मतलब कि दुःख देखा नहीं था। मतलब जो अंदर रहा होगा, लेकिन जब हम लोग उठते-बैठते थे तो ऐसा कुछ नहीं लगता था, क्योंकि वो बहुत ज़िंदा दिल इंसान था। और हमारी भी पूरी कोशिश रहती थी कि हम इस समय को बहुत अच्छे से अ, बिताएँ। तो गाइज़ कुछ दिन बाद फिर उसके टेस्ट की रिपोर्ट आती है, और होता ये है कि फिर उसको डॉक्टर्स कहते हैं कि इसको दिल्ली जाना पड़ेगा और इसकी कीमोथेरेपी चलेगी। मतलब उस समय भी मुझे बिल्कुल ये एहसास नहीं था कि आगे आने वाला टाइम थोड़ा-सा खतरनाक है, थोड़ा-सा गलत है। मतलब कि ऐसा लगता नहीं था मनोज के लिए ऊपर वाला इतना क्रूर हो सकता है, इतना मतलब कि गलत डिसीज़न दे सकता है। तो मनोज कीमोथेरेपी के लिए गया, उसकी वहाँ पे कीमो होती रही, हम लोग बातें करते थे। कई बार वो मुझे कहता भी था कि मैडम आप मुझसे मिलने दिल्ली नहीं आ रहे हो। लेकिन गाइज़ मेरी एक ये प्रॉब्लम थी कि मैं अपने आँसू नहीं रोक पाती हूँ। तो मुझे ये लगता था कि कहीं मैं गई और हम लोग बैठे, तो इस वज़ह से वो थोड़ा कमज़ोर ना पड़े। तो मैं हमेशा उसे फ़ोन पे यही बोलती थी कि मनोज मैं तुझे मिलने ज़रूर आऊँगी, लेकिन अभी नहीं, तू एक बार तू घर आ जा। तो फ्रेंड्स वो कीमो से बिल्कुल सही होके और चौरास आ गया। उसके बाद बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा था, बहुत अच्छा मतलब कि वो काफ़ी ठीक हो गया था। स्कूल भी उसने जॉइन कर लिया था, हर 3 महीने बाद वो टेस्ट के लिए जाता था। तो जब भी वो टेस्ट के लिए जाता था, मतलब हर डॉक्टर से मिलने के लिए जाता था, तो जाते हुए या वापसी में वो यहाँ आता। मतलब कि ये हमेशा का था। स्टार्टिंग में वो जाते हुए आया था, तो मैं बार-बार उसको कॉल कर रही थी कि तू कैसा है, डॉक्टर ने क्या बताया? तो शायद उसे डिस्टरबेंस इस चीज़ से हुआ, फिर उसने दूसरी बार से नियम बना दिया था कि वो सीधा दिल्ली जाता था, बट वापसी में यहाँ ज़रूर आता था। बैठते थे, उठते थे हम लोग, बच्चे भी बड़े खुश होते थे। मनोज सर आए हैं तो घर में एक अलग ही रौनक हो जाती थी। क्योंकि उसका सबसे ज़्यादा मतलब उसका लगाव, सबसे ज़्यादा अपनत्व उसका इस घर से था। जब भी जाता था तो मतलब कि उसको ये लगता था कि ये उसका अपना घर है, और बिल्कुल उसका अपना ही घर था ये। तो गाइज़ एक बार लाइफ में थोड़ा-सा उथल-पुथल हुई थी, लेकिन फिर सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो गई थी। हर 3 महीने में मनोज दिल्ली जाता था और उसकी रिपोर्ट हमेशा अच्छी आती थी। बहुत खुशी होती थी मुझे भी, और बहुत सैटिस्फाई होता था वो भी कि
बड़ा खुश होके मुझे बताता था कि मैम रिपोर्ट बहुत अच्छी आई है। जैसे वो डॉक्टर से मिल के आता था सबसे पहले कॉल करता था मुझे कि मैम रिपोर्ट अच्छी आई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस बड़ी खुशी होती थी, लेकिन ऐसा कभी नहीं सोचा था कि आने वाला टाइम थोड़ा सा इस तरीके का हो जाएगा। तो शायद ये सारी चीज़ें 2 साल या 3 साल, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। तो उसकी एक बार की रिपोर्ट में थोड़ा दिक्कत आ गई, तो फिर उसका इलाज फिर से शुरू हुआ और धीरे धीरे उसकी हेल्थ बिगड़ती गई। मतलब कि शायद डॉक्टर्स के हाथ में भी बात नहीं रही और थोड़ा ज़्यादा उसकी तबीयत खराब हो गई। जून 2020, मतलब कि उसके बाद जब उसकी दिल्ली से इलाज चला, तो उसके बाद फिर से ये डिसाइड हुआ कि ऋषिकेश एम्स मतलब दिखाया जाए, क्योंकि दिल्ली कहीं ना कहीं दूर हो रहा था उसके लिए। तो वो ऋषिकेश एम्स में आता था, तो कई बार मतलब जब वो एडमिट भी रहा तो हम लोग वहाँ पे मिलने के लिए जाते थे। मतलब ये था उम्मीद कि वो ठीक हो जाएगा, और ठीक थोड़ा हो भी रहा था। लेकिन फ्रेंड फिर अचानक उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। तो फिर इस बीच मतलब मैंने उसकी थोड़ा, जब तबीयत खराब ज़्यादा हो रही थी तो मैं उसको कॉल कम करती थी। इसलिए कॉल कम करती थी कि जब हमारी बातें होती थी कभी भी तो बहुत लंबी बातें चलती थी, और मुझे लगता था कि कहीं इन सारी चीज़ों से उसकी तबीयत में फ़र्क ना पड़े, कि वो ज़्यादा बात करेगा या अपने बारे में बताएगा कुछ, तो इसलिए मैंने कॉल उसके लिए खुद कम कर दी। तो ऐसा जब मैंने 1-2 बार किया तो वो खुद मेरे को कॉल करता था। तो वो जब कॉल करता था तो वो कहता था कि उसने जब एक बार कॉल की तो उसकी पहले वर्डिंग थी कि मैम आपने मुझे कॉल करना बंद कर दिया। तो मैंने कहा तो ऐसे क्यों कह रहा है कि नहीं अब आप मुझे कॉल नहीं करते हो, क्यों नहीं करते हो? अरे मैंने कहा मनोज ऐसा नहीं है, मैंने कहा मैं थोड़ा बिजी थी, मैंने इसलिए तुझे कॉल नहीं किया। तो मतलब कहीं न कहीं मुझे खराब लगा कि वो ऐसा क्यों कह रहा है, और कभी अगर मैं ऐसा करती भी थी तो वो फिर कॉल बैक कर देता था कि मैडम इतने दिन हो गए आपने कॉल नहीं किया। लेकिन मेरा कॉल ना करने का कारण यही था कि वो रिलैक्स रहे। 2020 जुलाई, मतलब जुलाई 2020, मतलब इसी बीच में जब ये सारी चीज़ें चल रही थी, मनोज की थोड़ा तबीयत खराब ज़्यादा हो गई थी। जून, उस समय कोरोना काफ़ी फैल रखा था, तो वो एम्स में आया था चेकअप के लिए 1 डे, मतलब आता था वो, लेकिन उस समय उसकी ज़्यादा तबीयत खराब थी और उसकी आवाज़ भी चली गई थी। तो जून को वो एम्स में आया था, तो मुझे पता चला था कि मनोज एम्स में आ रहा है। कोरोना काफ़ी था, लोग हॉस्पिटल वगैरह इन सारी चीज़ों से काफ़ी बच रहे थे। तो मैं नुपुर को लेके एम्स गई, और उस समय सारा कोरोना वाले ही थे एम्स में, तो उन लोगों ने मुझे अंदर नहीं आने दिया, और मनोज अंदर था, मतलब हॉस्पिटल में था। तो वो लोग बाहर वालों को बिल्कुल भी नहीं बुला रहे थे, मतलब बिल्कुल, मतलब आने के लिए कोई परमिशन नहीं दे रहा था। हमने काफ़ी रिक्वेस्ट की गार्ड से, लेकिन तो फिर ये हुआ कि जो मनोज के साथ आ रखे थे उसके जेठू, तो उन्होंने बताया कि आप लोग बाहर इंतज़ार करो, हो सकता है कि थोड़ी देर में परमिशन मिल जाए। तो 4 घंटे में बाहर धूप में, क्योंकि उस टाइम पे कोरोना इतना ज़्यादा था कि हम कहीं पे बैठ भी नहीं सकते थे, और मुझे सबसे ज़्यादा डर था कि अगर मैं कहीं बैठूँगी तो अ, कहीं कोई इन्फेक्शन आ जाए तो वो मनोज के लिए खतरनाक था। तो मैं बाहर धूप में बिल्कुल गेट के बाहर एक अलग सी जगह पे मैं भी और नुपुर भी, हम 4 घंटे हम वहाँ पे खड़े रहे। कहीं रेस्टोरेंट में नहीं गए, कहीं बैठे नहीं, इसी वजह से कि कहीं से कोई दिक्कत ना हो। और शायद हाँ, साढ़े 3-4 घंटे जब हम वहाँ पे खड़े रहे, तो शायद शाम की 3 बजे की बात है।
गुसाई जी का कॉल आता है कि 1 सेकंड के लिए हम उसको गेट की तरफ लेके आ रहे हैं गाड़ी में, तो आप अंदर आ जाओ। और शायद 3-4 सेकंड मनोज सामने से आ रहा है गाड़ी में, मैं नुपुर यहाँ पे खड़े हैं। तो उसकी आवाज़ तो नहीं थी, लेकिन उसने मुझे पहचान लिया था। जैसे मतलब वो सामने से आया था, उसने मुझे देखा, तो उसकी एक अच्छी सी स्माइल, जैसे वो हंसता था, उसने स्माइल किया और मैं उसके पास गई। और क्योंकि गार्ड वहीं पे था, हम लोग मतलब 2-3 सेकंड से ज़्यादा वहाँ पे खड़े भी नहीं रह, मतलब पॉसिबल नहीं था कि हम खड़े रहते। तो बस मैंने उसको यही बोला, मैंने कहा मनोज सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर। बस यही वर्डिंग मैंने बोली और वो ऐसे देखता रहा, लेकिन उसके स्माइल से मुझे लग गया था कि उसने मुझे पहचान लिया है। तो वो हमारी मुलाकात का लास्ट डे था। उसके बाद हम दोनों आज तक कभी मिले नहीं। और सॉरी। और गाइस जून में हमारी मुलाकात होती है और अचानक इसी बीच जुलाई में मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है और मेरी भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। मतलब उसके बाद जब मेरी तबीयत ख़राब हुई, मैं उस समय गांव में थी, गांव में अचानक मेरी तबीयत ख़राब हो गई और मुझे कुछ एक रात श्रीनगर में रखा गया। और फिर वहाँ पे डॉक्टर्स से कुछ हो नहीं पाया, तो उन्होंने कहा कि आप इनको देहरादून ले जाइए, क्योंकि मैं 2-3 दिन के लिए गाँव ही जा 2-3 दिन के लिए गाँव ही गई थी। और वापसी में जब हमने देहरादून आना था, तो उस समय मनोज से मिलकर आने का हमारा प्लान बना था यहीं से, मेरा, बंगाली जी का, आदित्य, हम तीनों लोग थे। लेकिन 7 जुलाई को मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई और फिर मेरे को मतलब कि देहरादून लाया गया। तो कम से कम 1 हफ्ते या 10 दिन मैं और एडमिट रही हॉस्पिटल में। और उसके बाद डॉक्टर्स ने जो भी मतलब कि यही बोला कि भाई इनको थोड़ा सा जो ये टेंशन होती है, ये सारी चीज़ें हैं, इनसे सब चीज़ें इनको नहीं देनी है और इनको इन सारी चीज़ों से दूर रखना है। तो कम से कम मैंने 2-3 महीने मैंने बेड रेस्ट किया, कुछ ज़्यादा ही तबीयत खराब हो गई थी। मतलब ये वाला सीन हो गया था कि 80% ऊपर जाने का था और 20% यहाँ रहने का था। तो 20% में मैं यहीं रह गई। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये जो 2-3 महीने मतलब कि जून में जो हमारी मुलाकात हुई, उसके बाद फिर उसके बाद भी बात हुई, लेकिन जुलाई मतलब जुलाई में मेरी तबीयत खराब हो गई, तो जुलाई और अगस्त मतलब कि बात नहीं हो पाई। मतलब मैं इधर उधर से ही पता करती थी कि मनोज कैसा है, और मनोज से मैं कॉल कर भी नहीं सकती थी क्योंकि उसकी आवाज़ चली गई थी। और शायद अगर मैं उस बीच उससे वीडियो कॉल करती तो उसे कहीं ना कहीं दुख होता, इसलिए ये सारी चीज़ें हमारी बंद हो गई। इधर उधर से ही मैं पता करती थी कि वो कैसा है कैसा है। तो गाइज उस समय मैं भी बेड रेस्ट पे ही थी, कोई बहुत ज़्यादा ठीक नहीं थी। और जुलाई होता है, जुलाई मेरा ऐसे ही जाता है, अगस्त आता है, सितंबर आता है। और मतलब यही है कि मैं भी यहाँ बीमार हूँ, मनोज वहाँ बीमार है। लेकिन मैं इतने सेंस में थी कि मैं मनोज के बारे में पूछ सकती थी, लेकिन मैं उससे नहीं पूछ सकती थी, इधर उधर से ही सब कुछ पता कर रही थी। और ऐसे करते करते फ्रेंड्स 26 सितंबर का दिन आता है। 25 सितंबर को ही शायद मैंने पता किया था कि वो कैसा है, कि उसकी तबीयत थोड़ा ज़्यादा ख़राब हो गई थी। 26 सितंबर की मॉर्निंग होती है और सुबह मैं उठ के मैं छत पे जाती हूँ, क्योंकि डॉक्टर्स ने यही मेरे को सलाह दी थी कि अपना योगा वगैरह ये चीज़ आप लोग आप प्रॉपर करिए। तो मैं सुबह
उठी, जबकि फ़ोन मेरे से थोड़ा दूर ही रहता था, क्योंकि बच्चों को पता था कि ये फ़ोन इसके हाथ पे रहेगा तो इधर-उधर फ़ोन करना, बात करना ये हो जाता था। तो मैं सुबह फ़ोन मैंने हाथ पे लिया और मैं छत पे चली गई। स्टार्टिंग में मैंने 1-2 मतलब योग किए, योगा किए, और जैसे हम लोगों की आदत होती है कि फ़ोन को ऑन करना, तो मैंने थोड़ा-सा नेट चला दिया। और जैसे ही नेट खोला तो स्टार्टिंग में उसमें एक मैसेज रहता है, जिसमें लिखा रहता है कि मनोज चला गया है। यानी मनोज सारी चीज़ें छोड़ के, शायद ये दुनिया बहुत गंदी है, उसके लायक नहीं थी, क्योंकि वो तो बहुत राजा आदमी था, बहुत अच्छा इंसान था। हम जैसे लोगों से तो बहुत करोड़ों गुना अच्छा इंसान था। तो शायद ऊपर अच्छे लोग रहते हैं, तो वो 26 सितंबर को वो सारी चीज़ें छोड़ के चला गया। लेकिन फ्रेंड्स, ये दिन मतलब कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन मनोज को मैं याद नहीं करती हूँ। और अगर मैं अपने दोस्तों की लिस्ट में देखूं, तो अगर शुरू का नाम भी मनोज का है और लास्ट का नाम भी मनोज का है इस लाइफ में। आगे का मुझे नहीं पता। तो आज फ्रेंडशिप डे है, और इस दिन को मेरा सबसे प्यारा दोस्त, मेरा भाई मनोज, मेरा बच्चा मनोज, उसकी बहुत याद आती है। मतलब कि ऐसा कोई मतलब लगता नहीं है कि आज का दिन किसके साथ मैं सेलिब्रेट करूं, आज का दिन मैं किसके साथ बिताऊं, किससे मैं फ़ोन पे बात करूं। ऐसा कोई नहीं है लाइफ में। और लगता भी नहीं है कि अगर मैं किसी से दोस्ती करूंगी तो कहीं ना कहीं मेरे फ्रेंड मनोज के साथ ये गलत होगा, क्योंकि उसकी जगह सबसे टॉप में थी, है और रहेगी पूरे इस घर में। चाहे वो मेरे बच्चों में हो, बंगारी जी में हो, या मैं हूँ, मेरे लिए तो मनोज सबसे अजीज था, है और रहेगा। और गाइस, ये भी मुझे अच्छे से पता है कि जहाँ भी वो होगा, वो सबसे टॉप लिस्ट में होगा। मेरे जैसे तो उसको उसको तो एक से एक दोस्त मिल गए होंगे, बहुत बेहतर दोस्त मिल गए होंगे, क्योंकि वो तो बहुत राजा आदमी था। वो कहीं भी जाता था तो सबको अपना बना लेता था। लेकिन मेरे पास केवल वही था। तो मनोज, तू जहाँ भी रहे खुश रहे और सबके दिलों में रहे।